Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Understanding Laws. Dear students, आज आप कानूनों की समझ के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉज। You may be familiar with some laws, such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the Parliament is in change of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? तो आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? डू लॉज अप्लाई टू ऑल? अभी हम पढ़ेंगे डू लॉज अप्लाइज टू ऑल. The above is a clear case of the violation of law. As you read in Unit 1, members of the Constitutional Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of this was that all person is independent. India are equal before the law. तो ये सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of the law has a specific punishment as well as process through which the guilty of the person has to be established. But was it always like this? हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।
कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनासेठ हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime vary depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. तो प्राचीन भारत में असंख्य कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते हैं। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाति वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का ये चलन ख़त्म होने लगा। डियर स्टूडेंट्स, जितना आज आपने पढ़ा है आप इसको दोबारा रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।